हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 7। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इसमें हम देखेंगे कि जो अलग अलग ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में कैसे कैसे पार्ट लिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं रिच पीजेंट्स का। जो रिच पीजेंट्स थे वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है वो रिच पीजेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि जो फसलों के दाम थे वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इनकम थी वो बहुत कम हो जाती है और जिसके कारण ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे। तो जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं तो रिच पीजेंट्स उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रेवेन्यू को कम करवाना चाहते थे। जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में वापस ले लिया तब ये बहुत उदास हुए और फिर गांधी जी ने 1932 में जब ये मूवमेंट फिर से शुरू किया तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम पुअर पीजेंट्स के बारे में देखते हैं। जो पुअर पीजेंट्स थे उनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, तो वो लैंडलॉर्ड्स की जमीन पर खेती करते थे और इसके बदले में उनको रेंट देते थे। तो इन पीजेंट्स के लिए रेवेन्यू देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जब ये मूवमेंट शुरू होता है तो पीजेंट्स ये डिमांड करते हैं कि लैंडलॉर्ड्स उनके बकाया रेंट को माफ कर दें। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इनको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस सोच रही थी अगर वो इन पीजेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो कहीं जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनसे नाराज ना हो जाएं, वो अपना सपोर्ट वापस ना ले लें, जिसके कारण कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस क्लास। जो बिजनेस क्लास थी उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट्स और बिजनेसमैन आते थे। इनकी दो समस्याएं थी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बना दी थी, यानी ये ऐसे कानून लागू कर दिए थे जिसके कारण जो बिजनेसमैन थे वो खुलकर बिजनेस नहीं कर पाते थे, उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और इनका जो दूसरा कारण था वो था इंडिया में फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट होने लगा, जिसकी वजह से इनको काफी लॉस हुआ, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स थे वो बहुत ही सस्ते होते थे, सभी लोग फॉरेन गुड्स को ही खरीद रहे थे। इसलिए जो बिजनेस क्लास थी वो चाहती थी कि इंडिया में जो इंपोर्ट है फॉरेन गुड्स का वो बंद हो जाए। इसके लिए वो दो फेडरेशन बनाती हैं। जो पहली है वो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में बनाया इन्होंने ये, और जो दूसरा था वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि फिक्की, FICCI, ये उन्होंने 1927 में बनाया। और उस समय पर जो बिजनेस क्लास को लीड कर रहे थे वो थे पुरुषोत्तम दास और GD बिरला। और जब गांधी जी मूवमेंट शुरू करते हैं तो वो बाहर से जो सामान आता है उसको खरीदना और बेचना बंद कर देते हैं और इस मूवमेंट को वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। अगला ग्रुप देखते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। ये जो वर्किंग क्लास थी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ नागपुर को छोड़कर। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने गांधीयन प्रोग्राम को अपनाया। जैसे कि गांधी जी ने क्या कहा था, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर दिया जाए। गांधी जी ने जो भी प्रोग्राम चलाए थे उनको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और उनका जो मूवमेंट था वो था उनकी कम वेजेस के लिए, यानी कि उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे और उनकी काम करने की खराब हालत के लिए। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनसे सपोर्ट वापस ले लें, इसलिए उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स ने कैसे कैसे पार्ट लिया इस मूवमेंट में। इस मूवमेंट में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे, समय पर हजारों महिलाएं गांधी जी को सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती थी। और गांधी जी ने जो नमक बनाने की प्रक्रिया की थी दांडी पहुंचकर, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चलिए अब हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट में से क्या कमी रह गई थी कि ये सफल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं था कि सभी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। दो ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। जो फर्स्ट ग्रुप था वो था दलित्स का और जो दूसरा था वो है मुस्लिम कम्युनिटी। पहले हम पढ़ेंगे दलित्स के बारे में। जो कांग्रेस थी वो दलित्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो उन्हें इग्नोर कर रही थी। इसकी वजह से दलित्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि अगर वो दलित्स को सपोर्ट करेगी तो कहीं जो हाई हिंदू क्लास है वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन था वो हाई हिंदू क्लास का था। इसलिए उन्होंने दलित्स को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन गांधी जी ने दलित्स को सपोर्ट किया और उनको हरिजन कहा। हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की संतान। और गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें समाज से इस छुआछूत की सोच को दूर नहीं किया तो हमें कभी स्वराज नहीं मिलेगा। अब जो दलित लीडर्स थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे और भीमराव अंबेडकर ने भी दलित्स का सपोर्ट किया, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे।
1930 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, यानी कि वो लोगों को जोड़ना चाहते थे, ना कि तोड़ना। वो सबको एक साथ रखना चाहते थे, इसलिए वो इस बात से खुश नहीं थे और गांधी जी अपनी बात मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, यानी कि हड़ताल पर बैठ जाते हैं। फिर आखिरकार लोग इनकी बात मान जाते हैं और फिर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है जिसका नाम था पूना पैक्ट। यह 1932 में हुआ। इसमें गांधी जी कहते हैं कि वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेंट्रल और प्रोविजनल काउंसिल में सीट रिजर्व करेंगे, यानी कि उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। जैसे कि आज भी जो बैकवर्ड क्लास है SC और ST, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ये था पूना पैक्ट। ये भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही थी। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, उसमें तो हिंदू और मुस्लिम ने साथ में मिलकर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग एसोसिएशन बना लिए। जैसे कि हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा हो गई और जो मुस्लिम थे उन्होंने मुस्लिम लीग बना लिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में काफी दूरियां आ गई। और 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर इन ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाने के लिए एक अलायंस बनाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, लेकिन जो कांग्रेस थी वो इससे खुश नहीं थी, चाहती थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहे। मोहम्मद अली जिन्ना भी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन वो अपनी 2 शर्तें रखते हैं। जो पहली थी वो थी जो सेंट्रल असेंबली है उसमें मुस्लिम के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाए, यानी कि अगर 3 की सीट है ना तो उसमें से 1 तो मुस्लिम होना ही चाहिए। और जो दूसरा है वो है बंगाल और पंजाब में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी सीट रिजर्व की जाए। जो कांग्रेस है वो इन दोनों ही मांगों को ठुकरा देती है। इसी वजह से गांधी जी ने जब ये मूवमेंट लॉन्च किया उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये रीजंस थे जिसकी वजह से दलित और मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस, यानी कि लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे आया। फर्स्ट है वो है यूनाइटेड स्ट्रगल। उस समय पर सभी लोग ब्रिटिशर्स से अपनी आजादी चाहते थे, इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर इन लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे, जिसके कारण लोगों में यूनिटी आ गई। जो नेक्स्ट है वो है कल्चर प्रोसेस। ने अपने अपने कल्चर्स के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। फोक स्टोरीज और जो रीजनल लैंग्वेज थी उनके साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है फिगर्स एंड इमेजेस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया था। जो आर्टिस्ट थे वो अपने अपने नेशंस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं थ्रू एलोगोरीज। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था जो जर्मनी है उसकी एलोगोरी है जर्मेनिया और जो फ्रांस है उसकी है मैरियन। तो इसी तरह से इंडिया को भी भारत माता से रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि इंडिया की एलोगोरी है भारत माता। और 20th सेंचुरी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी और एक गीत भी लिखा वंदे मातरम। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तब इस सॉन्ग का यूज किया गया, यानी कि वंदे मातरम के नारे लगाए गए। बाद में अबिंदर नाथ ने भी भारत माता की पेंटिंग बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैग, यानी कि फ्लैग से भी लोगों में यूनिटी आई। कैसे? क्योंकि जो फ्लैग है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश के लिए भी अलग अलग फ्लैग बनाए गए। जब बंगाल में मूवमेंट हुआ तब एक फ्लैग बनाया गया जिसमें 3 कलर थे, ग्रीन, येलो और रेड। और इसमें 8 लोटस भी थे, यानी कि 8 कमल के फूल भी थे जो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फिर बाद में 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया जिसमें 3 कलर थे, व्हाइट, ग्रीन और रेड। और इसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील था जिसका मतलब था सेल्फ हेल्प, जो सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बाद आता है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जब लोगों को पता चला कि जब ब्रिटिशर्स ने हम पर कब्जा किया उससे पहले हमारे आर्ट, हमारा कल्चर काफी अलग था। जब ब्रिटिशर्स ने हम पर कंट्रोल किया है तो हम काफी पीछे चले गए हैं। जैसे लोगों में आजादी की भावना फैली, धीरे धीरे हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर यही कंप्लीट होता है। और ये एक माइंड मैप है जिसकी वजह से आपको याद करने में आसानी होगी। देखो यहाँ पर सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह कैसे आया, रोल्ट एक्ट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों किया गांधी जी ने, रिबेलियन इन कंट्री साइड क्या था, साइमन कमीशन कब आया, और ये वाला हमने आज ही कवर किया है। ठीक है, साल्ट मार्च हो गया, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।